Dear students, welcome to the today e-lecture of CBMR Consumer Behavior and Market Research Unit 3rd Consumer as an Individual lecture number 15. In lecture number 15 we will discuss consumer learning and involvement. First of all we will discuss what is the meaning and definition of लर्निंग. लर्निंग बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारे सामने कोई सिचुएशन होती है तो हमारा पहले जो बिहेवियर होता है और लर्निंग होने के बाद जो बिहेवियर होता है तो उसके बीच का जो डिफरेंस है, जो मॉडिफिकेशन हुआ है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, लर्निंग बोलते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी के सामने पहले एक सिचुएशन आई कि उसे गाड़ी चलानी थी लेकिन वो मना कर देता है कि उसे गाड़ी चलानी नहीं आती है. फिर वो ड्राइविंग स्कूल के थ्रू गाड़ी चलाना सीखता है, लर्न करता है ड्राइविंग स्किल्स को और उसके बाद वो ड्राइविंग कर रहा है. तो पहले और बाद की सिचुएशन में क्या फेवरेबल चेंज आया कि पहले वो गाड़ी के लिए मना कर देता था पर्सन, अब वो गाड़ी चला रहा है. तो इसके बीच में क्या हुआ, लर्निंग हुई. इसी तरह जब फ्रेंड्स घूमने जाते थे तो कहीं स्विमिंग पूल में गया तो एक पर्टिकुलर पर्सन उस स्विमिंग पूल में स्विमिंग नहीं करता था. तो पहले सिचुएशन आई कि स्विमिंग पूल में उसके सामने सिचुएशन है कि उसे स्विमिंग करनी है लेकिन वो मना कर देता था. बाद में उसने स्विमिंग सीखी और अब कभी भी घूमने जाते हैं तो वो स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहा है. तो अब जो वही सिचुएशन आई तो जो रिस्पॉन्स है वो फेवरेबल हो गया. तो बीच में क्या हुई, लर्निंग हुई. तो लर्निंग बेसिकली क्या होती है कि जो भी फेवरेबल मॉडिफिकेशन होता है वो टाइम के साथ हमारी मेमोरी में फिक्स हो जाता है और जब कभी भी हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है तो हम उसे रिकॉल कर लेते हैं. तो वही क्या होगा, लर्निंग होगा. ऐसा थोड़ी कि जिसको गाड़ी चलानी आ गई वो एक बार तो गाड़ी चला रहा है, दूसरी बार गाड़ी चलाना भूल गया, या जिसको स्विमिंग आ गई एक बार तो स्विमिंग कर रहा है और दूसरी बार स्विमिंग भूल गया. तो जो परमानेंट चेंज होता है बिहेवियर में उसे ही हम क्या बोलते हैं, लर्निंग बोलते हैं. तो मैगी ने क्या डेफिनेशन दी है, लर्निंग हो चुकी है. वो हमें कैसे पता चलेगा, अगर कोई इंडिविजुअल बिहेव, रिएक्ट या रिस्पोंड करता है एक्सपीरियंस की वजह से पहले जो बिहेवियर करता था उससे डिफरेंटली, और ये डिफरेंस पॉजिटिव होता है तो इट मीन्स क्या हो चुकी है, लर्निंग हो गई होती है. तो अब नेक्स्ट आता है कंज्यूमर लर्निंग. तो एज ए कंज्यूमर भी हम बाई बर्थ कोई चीज़ों को नहीं सीख कर आते हैं. तो एज ए कंज्यूमर भी हमारी लर्निंग होती है. हमें स्टोर्स के बारे में पता चलता है, हमें प्रोडक्ट को कैसे परचेज करना है, उसके क्या क्या क्राइटेरियाज हैं उसके बारे में पता चलता है. जैसे गाड़ी परचेज करते टाइम आपको इंजन देखना चाहिए, इंटीरियर देखना चाहिए, एक्सटीरियर देखना चाहिए, ग्राउंड क्लियरेंस देखनी चाहिए, सेफ्टी देखनी चाहिए, एवरेज देखनी चाहिए. तो ये सारी चीज़ें आपको किससे पता चली, लर्निंग से पता चली. कोई बाई बर्थ है इन सब चीज़ों को सीख कर नहीं आया हुआ है. तो जो कंज्यूमर लर्निंग है वो सिंपल लर्निंग भी हो सकती है. हमें कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस मिला, उसका हमने रिस्पॉन्स दिया, उससे भी लर्निंग हो सकती है. या माइंड में इंफॉर्मेशन को स्टोर कर कर कॉम्प्लेक्स मेथड के थ्रू भी लर्निंग हो सकती है. अब नेक्स्ट क्या आ जाता है, प्रिंसिपल एलिमेंट्स ऑफ लर्निंग. लर्निंग के बेसिकली 4 एलिमेंट्स हैं, मोटिव, क्यूज, रिस्पॉन्स एंड रिइंफोर्समेंट. मोटिव वो इनर स्टेट या ड्राइविंग फोर्स होगा जो कि हमें कोई वो कोर्स ऑफ एक्शन करने के लिए इंड्यूस करता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई फोटोग्राफर बनना चाहता है, उसकी ये अनफुलफिल्ड नीड है तो वो फोटोग्राफी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए क्या होगा, मोटिवेट होगा. सेकंड, वो एक दिन न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है तभी उसे एक एडवर्टाइजमेंट नज़र आती है कि यहाँ पर फोटोग्राफी कोर्स सिखाया जाता है, प्रोफेशनल फोटोग्राफर बने. तो वो क्या हो गया, क्यूज हो गया. अब वो वहाँ जाएगा, उस पर्टिकुलर फोटोग्राफिक स्कूल में एडमिशन लेगा तो वो क्या हो गया, रिस्पॉन्स हो गया. और उसके बाद वो फोटोग्राफी सीख रहा है और उसकी फ़ोटोग्राफी पर लाइक्स आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, अप्रेज मिल रही है. तो वो रिइंफोर्समेंट होगा और वो फोटोग्राफी को और अच्छे ढंग से सीखेगा. तो उसे प्रोफेशनल फोटोग्राफर की स्किल्स आ गई. इट मीन्स क्या हो गया, लर्निंग हो गई. अब नेक्स्ट क्या आ जाता है, थ्योरीज ऑफ लर्निंग. जो रिसर्चर्स हुए हैं उन्होंने जो भी अलग अलग कंज्यूमर्स थे या इंडिविजुअल्स थे उनकी जो लर्निंग हुई उनकी स्टडी की और एक जर्नलाइज थ्योरीज दी जिसको हम हर किसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इसे ही हम क्या बोलते हैं, लर्निंग थ्योरीज बोलते हैं. तो बेसिकली जो लर्निंग थ्योरीज है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कनेक्शनिस्टिक थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी और सोशल लर्निंग थ्योरी. कनेक्शनिस्टिक थ्योरी आगे जाके 2 टाइप्स में होंगी, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग. तो कनेक्शनिस्टिक थ्योरी को क्यों कनेक्शनिस्टिक बोलते हैं, क्योंकि इनमें स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में कनेक्शन होता है. अगर पहले स्टिमुलस मिलता है
है, उसके बाद रिस्पॉन्स देकर लर्निंग होती है, ये तो क्लासिकल कंडीशनिंग होती है। और अगर पहले आप रिस्पॉन्स देते हो, उसका आपको स्टिमुलस मिलता है, उससे आप ये डिसाइड करते हो कि फ्यूचर में वो रिस्पॉन्स देना है या नहीं देना, ये आपको लर्निंग होती है, इसे हम ऑपरेंट कंडीशनिंग बोलते हैं। तो सबसे पहले हम कौन सी थ्योरी पढ़ेंगे? कनेक्शनिस्टिक थ्योरी पढ़ेंगे। इसे हम बिहेवियरिस्टिक थ्योरीज भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें ह्यूमन बिहेवियर से लर्निंग होती है। तो कई लर्निंग थ्योरिस्ट ने क्या कहा है कि लर्निंग है वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में जो कनेक्शन है उससे होती है, एसोसिएशन होता है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में। तो ये एसोसिएशन दो टाइप से हो सकता है, एस आर और आर एस। तो जो एस आर होता है उसे हम क्लासिकल कंडीशनिंग बोलते हैं, और जो आर एस होता है इसे हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग बोलते हैं। तो क्लासिकल कंडीशनिंग को पढ़ने से पहले हम कंडीशनिंग पढ़ेंगे। कंडीशनिंग वो लर्निंग प्रोसेस है जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर है वो किसी स्टिमुलस के अकरेंस के ऊपर डिपेंड होता है। और क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब पहले आपको स्टिमुलस मिला, उस स्टिमुलस का आपने रिस्पॉन्स दिया, और उसके जैसा जो सिमिलर स्टिमुलस मिलता है तो फिर आप वैसा ही रिस्पॉन्स देना सीख जाते हो। इसे हम क्या बोलते हैं? क्लासिकल कंडीशनिंग बोलते हैं। तो जो क्लासिकल कंडीशनिंग है ये आयरन पावलोव ने दी थी। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था डॉग्स के ऊपर कि अगर हम डॉग को मीट देते हैं, अगर डॉग को भूख लग रही है और उसे हम मीट देते हैं, तो जो मीट है वो अनकंडीशनड स्टिमुलाई है, और जो सैलिवेशन हो रहा है, लार स्रावित हो रही है उस मीट को देखते ही, वो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है। लेकिन आयरन पावलोव ने क्या किया, पहले वो बेल रिंग करता था और उसके बाद वो मीट पेस्ट देता था। इस प्रोसेस को उसने कई बार रिपीट किया, तो लास्ट में बड़ा सरप्राइजिंगली रिजल्ट आया कि जैसे ही उसने बेल को प्रेस किया तुरंत डॉग के सेलिवेशन हो गया। यानी कि डॉग के माइंड में ये लर्निंग हो चुकी थी, डॉग को ये लर्निंग हो चुकी थी कि बेल बजते ही उसे क्या मिलेगा? मीट पेस्ट मिलेगा। तो जो बेल बज रही है वो तो स्टिमुलस हो गया, और उसके जो सेलिवेशन हो रहा है वो रिस्पॉन्स हो गया। तो इसे हम क्या बोलते हैं? क्लासिकल कंडीशनिंग बोलते हैं। तो जैसे कि मीट पेस्ट दिया जा रहा है और सेलिवेशन हो रहा है, तो ये अनकंडीशनड स्टिमुलस है और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है। तो उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, पहले कंडीशनड स्टिमुलस दिया, यानी कि पहले बेल रिंग की, उसके बाद मीट पेस्ट दिया, और मीट पेस्ट को देखकर सेलिवेशन हुआ, यानी कि अभी तक अनकंडीशनड रिस्पॉन्स ही हो रहा था। जब इस प्रोसेस को कई बार रिपीटेशन किया गया तो कंडीशनड स्टिमुलस यानी कि बेल बजते ही रिस्पॉन्स मिलने लग गया, सेलिवेशन होने लग गया, जिसे हम क्या बोलते हैं? कंडीशनड रिस्पॉन्स बोलते हैं। तो बेसिकली क्लासिकल कंडीशनिंग में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला है रिपीटेशन, क्योंकि आप चीज़ को, स्टिमुलस को जितनी ज़्यादा बार रिपीट करोगे उतना ही ज़्यादा आपका जो रिस्पॉन्स है वो सही जाएगा। तो आयरन पावलोव ने भी ये जो बेल वाला एक्सपेरिमेंट है ये कई बार रिपीट किया, उसके बाद ही डॉग को लर्निंग हुई कि बेल बजने के बाद मीट पेस्ट दिया जाता है। सेकंड क्या है? स्टिमुलस जर्नलाइजेशन। लर्निंग केवल रिपीटेशन से ही नहीं होती है, इंडिविजुअल है जो पर्सन है उसकी कैपेबिलिटी होती है कि वो सिमिलर स्टिमुलाई का सेम रिस्पॉन्स देने लग जाता है। इसे क्या बोलते हैं? स्टिमुलस जर्नलाइजेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी एक पर्टिकुलर बच्चा था, वो रास्ते पर जा रहा था, तभी एक डॉग ने, पोमेलियन ने उसे काट लिया और उसके इंजेक्शन लगे। तो अब कोई भी डॉग आए, चाहे वो डोबरमैन हो चाहे कोई और दूसरी प्रजाति का हो, तो वो डॉग को देखते ही उससे दूर भाग जाता है। तो हर सिमिलर जो स्टिमुलाइज थे उसको उसने सेम रिस्पॉन्स देना सीख लिया। तो इसे हम क्या बोलते हैं? स्टिमुलस जर्नलाइजेशन। और इसका अपोजिट क्या होता है? स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। की कई बार हम जो सिमिलर स्टिमुलाई होते हैं उनमें भी डिफ्रेंशिएट करना सीख जाते हैं। जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसको 40 से 50, बॉय है, उसको 40 से 50 साल की लेडीज़ की वॉइस सुनाई जाती है, तो ये डिफ्रेंशिएट कर लेगा, भैया ये लेडीज़ की वॉइस है, 40 से 50 साल है, लेकिन उसमें से वो अपनी माँ की वॉइस को बाकी और सब लेडीज़ की वॉइस से अलग से डिफ्रेंशिएट कर लेगा। तो सिमिलर स्टिमुलाई में भी क्या किया जा सकता है? डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। इसे हम क्या बोलते हैं? स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। तो कंज्यूमर बिहेवियर में क्लासिकल कंडीशनिंग कई जगह अप्लाई होती है। जैसे कि आपने सेल की ऐड देखी कि विंटर सेल हो रही है या समर सेल मिल रही है या फ्लैट 30% डिस्काउंट मिल रहा है, तो पहले आपको स्टिमुलस मिला, फिर आप उसका क्या दे रहे हो? रिस्पॉन्स दे रहे हो। तो आप विंटर सेल में गए, वहाँ पर आपको अच्छे प्रोडक्ट्स मिले, तो चाहे आप अब स्प्रिंग सेल हो, समर सेल हो, हर सेल के लिए आप सेम रिस्पॉन्स देने लग जाते हो। तो इसे हम क्या बोलते हैं? स्टिमुलस जर्नलाइजेशन
बोलते हैं। और इसका अपोजिट क्या होता है, स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। कई बार कंपनी अपने हॉलमार्क लोगो बनाती है और कस्टमर को अवेयर करती है कि वो नकली उत्पादों से सावधान रहे। तो कस्टमर है वो फेयर एंड लवली, फेयर्स एंड लवली, फेयरी एंड लवली, जो ओरिजिनल प्रोडक्ट के साथ जो नकली प्रोडक्ट्स हैं तो उनमें से वो ओरिजिनल प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट कर लेता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्या आ जाता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग या आरएस कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग में पहले रिस्पॉन्स दे दिया जाता है, उस रिस्पॉन्स का पॉजिटिव या नेगेटिव स्टिमुलाई मिलेगा और उसके बाद ही वो डिसाइड किया जाएगा कि वो रिस्पॉन्स है आगे वापस देना है या नहीं देना। तो जो रिस्पॉन्स है उसका रिवॉर्ड या पनिशमेंट दिया जाता है। तो जो पर्सन है वो फिर बिहेवियर को आगे इसी बेस पे करेगा कि उसे रिवॉर्ड मिल रहा है या पनिशमेंट मिल रहा है। जैसे कि कोई एक छोटा बच्चा है, वो स्कूल से घर आ रहा है, बारिश का मौसम है, वो अपनी पूरी शर्ट को और निक्कर को गंदी कर लाता है। घर आ तो पहले उसने क्या दिया, रिस्पॉन्स दिया। अब घर आया, वो मम्मी ने देखा और मम्मी ने उसे बहुत तेज डांट लगाई, थप्पड़ मार दिया। तो वो उसे उसका क्या मिला, स्टिमुलस मिला। तो वो सीख गया कि ड्रेस गंदी नहीं करनी है। तो अगली बार जब बारिश होगी तो वो अपनी ड्रेस को बारिश के पानी से बचता बचाता हुआ आएगा, क्योंकि उसे पनिशमेंट मिलने का डर रहेगा। एक दूसरा एग्जाम्पल है, यही एग्जाम्पल है कि भाई बच्चे की ड्रेस गंदी हो गई, वो बारिश में खेलता कूदता आया, घर पर मम्मी है, मम्मी ने देखा और कहा कोई बात नहीं बेटा, मैं इसको क्लीन कर दूंगी, दाग अच्छे हैं। सर्फ एक्सल की उसने ऐड देखी हुई थी, तो वो बच्चा खुश हो गया, अगली बार और ज़्यादा गंदी करके आएगा, क्योंकि उसका उसे क्या मिला, रिवॉर्ड मिला कि मम्मी ने बोला कि और खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये किसकी वजह से हुआ है, ऑपरेंट कंडीशनिंग की वजह से हुआ। इसी तरीके से आपकी सिटी में कोई एक पर्टिकुलर नया रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, तो आपने एकदम से उसे देखा, आप वहाँ गए, तो ये तो आपने रिस्पॉन्स दिया, वहाँ पर आपको टेस्टी खाना मिला, रीजनेबल प्राइस मिली, तो ये स्टिमुलस मिला। तो आप फ्यूचर में उस रेस्टोरेंट में वापस से दोबारा से जाओगे, तो उस बिहेवियर को आप अडोप्ट कर लोगे। तो ये जो है हार्वर्ड साइकोलॉजिस्ट है बीएफ स्किनर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक बॉक्स बनाया जिसको ऑपरेंट बॉक्स या स्किनर बॉक्स बोला, और उसमें पिजन रखा, और उस पिजन को कोई भी खाना प्रोवाइड नहीं किया गया। तो उसमें लीवर थे, तो जो पिजन है उससे एक्सीडेंटली एक लीवर प्रेस हुआ, तो उस लीवर में से फूड पैलेट्स निकली। तो पहले उसने रिस्पॉन्स दिया कि उसने लीवर को प्रेस किया, फिर उसमें स्टिमुलस क्या मिला, फूड पैलेट्स मिली। तो अगली बार जब कभी भी उसे भूख लगती थी, वो पर्टिकुलर उसी लीवर को ही क्या करता था, प्रेस करता था, क्योंकि ये उसको क्या हो गई, लर्निंग हो गई है। तो ये हमको पता रहता है कि हमने अलग अलग स्टोर्स को विजिट किया, तो हमें पता लग गया कि इस स्टोर पर रीजनेबल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है, हमारे कंज्यूमर बिहेवियर में ऑपरेंट लर्निंग की वजह से होता है। जैसे ऑपरेंट लर्निंग के एग्जांपल हैं कि रिस्पॉन्स और स्टिमुलस, की आपने इंटरनेट ब्राउज किया, आपने रिस्पॉन्स दिया, तो स्टिमुलस क्या है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो इन्फॉर्मेशन मिल गई। आपने इलेक्ट्रिसिटी का केयरफुली यूज किया, तो रिस्पॉन्स दिया पहले, फिर आपको स्टिमुलस क्या मिला कि आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम आया। आपने क्रेडिट कार्ड परचेज किया, कैरी किया अपने साथ, तो उसका स्टिमुलस क्या मिला कि आप शॉपिंग कन्वीनियंटली कर सकते हो। आपने रिस्पॉन्स दिया कि आपने इंस्टॉलमेंट्स जो लोन की हैं उन्हें प्रॉम्प्टली पे की, तो आपको क्या स्टिमुलस मिला कि आपको कोई भी पेनल्टी डिलेड पेमेंट पर नहीं देनी पड़ी। कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव है, उसने रिस्पॉन्स दिया कि उसने अपना सेल्स टारगेट अचीव कर लिया, तो उसे स्टिमुलस क्या मिला कि उसे इंसेंटिव्स और गिफ्ट्स मिले, तो अगली बार वो अपना टारगेट और टाइम से अचीव करने की कोशिश करेगा। तो अब क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या डिफरेंस है। क्लासिकल कंडीशनिंग है रिएक्टिव होती है, पहले स्टिमुलस मिलता है फिर हम उसका रिस्पॉन्स देते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोएक्टिव होती है, एमिटेड बाय ए पर्सन, पहले वो रिस्पॉन्स देता है फिर उसका स्टिमुलस मिलता है। क्लासिकल कंडीशनिंग में रिस्पॉन्स हैं वो स्टिमुलस के लिए फिक्स होते हैं। अगर हमें पॉजिटिव स्टिमुलस मिलेगा तो हम पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे, नेगेटिव स्टिमुलस मिलेगा तो हम नेगेटिव रिस्पॉन्स देंगे, कोई चॉइस नहीं होती। जबकि ऑपरेंट कंडीशनिंग में रिस्पॉन्स वेरिएबल होते हैं, चॉइस होती है, क्योंकि पहले आप कुछ भी रिस्पॉन्स दे सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव। अब वो दोबारा से देना है यही नहीं देना, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रिस्पॉन्स के बाद मिलने वाले स्टिमुलस पर। कंडीशनिंग स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है, साउंड, ऑब्जेक्ट, पर्सन। इसी तरीके से ऑपरेंट कंडीशनिंग में भी कंडीशन स्टिमुलस है, वो कुछ भी हो सकता है, ऑफिस, सोशल सेटिंग, सरकम सेट ऑफ
सर्कमस्टांसेस। कंडीशनिंग है वो रिस्पॉन्स से पहले दी जाती है, जैसे कि आयरन पावलोव है, उसने सेलिब्रेशन के बाद बेल नहीं प्रेस की थी, उसने सेलिब्रेशन होने से पहले जो बेल है वो प्रेस की थी। जबकि ऑपरेंट कंडीशनिंग में कंडीशनिंग है वो रिस्पॉन्स के बाद दी जाती है। आप पहले होटल में एंटर करोगे, उसके बाद ही तो आपको टेस्टी खाना मिलेगा, उसके बाद ही तो आपको रीजनेबल प्राइजेज पे करनी पड़ेंगी। तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग में डिफरेंस हो गया। अब ऑपरेंट कंडीशनिंग में हम बिहेवियर को रिइंफोर्स करते हैं। रिइंफोर्सिंग बिहेवियर का मतलब ऑर्गेनाइजेशन जैसा बिहेवियर, कंपनी जैसा बिहेवियर कंज्यूमर से चाहती हैं, तो वो उस बिहेवियर को रिइंफोर्स करने के लिए कुछ रिवॉर्ड्स देती है। तो ये दो टाइप से हो सकता है, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट और नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। तो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट का मतलब होता है प्लस। तो अगर हम किसी चीज़ के पास जाकर अपने बिहेवियर की इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं तो वो पॉजिटिव होता है, और अगर हम किसी चीज़ से दूर जाने के लिए अपने बिहेवियर की इंटेंसिटी को करते हैं तो वो नेगेटिव होता है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, उसे परफेक्ट फिजिक है उसकी, उसके लिए उसे बार बार प्रेज किया जाता है तो वो और ज़्यादा जिम जाएगा, तो ये पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट है। और कोई पर्सन है, वो ओबेसिटी है, उसके मोटापा है, तो वो उससे दूर जाने के लिए, उसको कम करने के लिए कंटिन्यूसली जिम जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट कहलाएगा। लेकिन चाहे रिइंफोर्समेंट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, करंट बिहेवियर है उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देता है। अब नेक्स्ट आता है एक्सटेंशन एंड फॉरगेटिंग। एक्सटेंशन का क्या मतलब होता है, जो हमने बिहेवियर लर्न किया है उसका हमें कोई भी रिइंफोर्समेंट नहीं मिलता, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो धीरे धीरे हम उस बिहेवियर को एक्सटेंशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है, उसको खूब बच्चे हैं वो चिढ़ाते हैं, लेकिन वो ना तो उन पर चिल्लाता है ना खुश होता है, तो धीरे धीरे बच्चे उसको चिढ़ाना बंद कर देते हैं। कोई एक पर्टिकुलर कस्टमर ने देखा कि एयरपोर्ट पर चिल्लाने से कोई भी जिसको जल्दी बोर्डिंग नहीं मिलती, जो लाइन है उस लाइन में लगकर ही काम होगा, तो धीरे धीरे चिल्लाना क्या कर देगा, बंद कर देगा, अनलर्न कर देगा। एक्सटेंशन और फॉरगेटिंग में एक डिफरेंस होता है। फॉरगेटिंग का मतलब आपके पास टाइम की कमी है, पैसे की कमी है, कंस्ट्रेंट है, इस वजह से आप उस चीज़ को करना छोड़ देते हो, भूल जाते हो, वो तो फॉरगेटिंग है। और उसके साथ आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, इस वजह से आप उस बिहेवियर को शो करना बंद कर देते हो, ये एक्सटेंशन है। अब रिइंफोर्समेंट शेड्यूल, बेसिकली 3 टाइप के रिइंफोर्समेंट शेड्यूल होते हैं, कंटिन्यूअस, फिक्स्ड रेशो और वेरिएबल रेशो। हर बिहेवियर के बाद, हर रिस्पॉन्स के बाद आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, तो ये क्या है, कंटिन्यूअस रिइंफोर्समेंट है। जैसे कि जब कभी भी आप किसी पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में डिनर करने जाते हो तो आपको डिनर के बाद ड्रिंक फ्री मिलती है, या फ्रूट प्लेट है वो आपको फ्री दी जाती है, तो वो क्या होगा, कंटिन्यूअस रिइंफोर्समेंट होगा। फिक्स्ड रेशो रिइंफोर्समेंट का मतलब क्या है, कि एक फिक्स टाइम के बाद या एक फिक्स क्वांटिटी के बाद आपको रिइंफोर्स मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, हर बार जब आप जाते हो, तो जब कभी भी आप जाते हो तो हर बार तीसरी टाइम आपको 20% क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड रेशो रिइंफोर्समेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, वेरिएबल रेशो रिइंफोर्समेंट। ये बेसिकली गैम्बलिंग में होता है। जैसे कंपनी ने लॉटरी सिस्टम किया हुआ है या कूपन सिस्टम किया हुआ है, तो कभी तो आपका पहली बार में ही कूपन निकल गया, किसी बार आपका 5 बार बाद कूपन निकला, कई बार आपने 10 बार कंटिन्यूसली कूपन खरीदे उसके बाद आपका गिफ्ट निकला, तो इसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल रेशो रिइंफोर्समेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, शेपिंग। रिइंफोर्समेंट है performed before the desired consumer behavior actually takes place is called shaping। शेपिंग का मतलब क्या है, कि कंज्यूमर का वो पर्टिकुलर जो बिहेवियर है वो अकर होगा। हम रिटेल आउटलेट पे फुटफॉल इंक्रीज करना चाहते हैं, तो वो प्रोडक्ट परचेज तभी तो करेंगे जब ज़्यादा कस्टमर होंगे। किसी दुकान पे 100 कस्टमर आ रहे हैं तो वो 20-30 कस्टमर ही परचेज करेंगे। अगर 500 कस्टमर्स आ रहे हैं तो 100 कस्टमर्स के परचेज करने के चांसेस होंगे। तो इसी वजह से बिहेवियर को शेप किया जाता है। तो कुछ रिटेलर हैं, वो बताते हैं कि आज जो फर्स्ट 100 कस्टमर्स आएंगे उनको 10% क्या दिया जाएगा, डिस्काउंट दिया जाएगा, जिससे कि ज़्यादा से उनके रेस्टोरेंट पर या उनके रिटेल आउटलेट पर क्या हो, फुटफॉल्स हों। अब नेक्स्ट आ जाता है मास्ड वर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग। जैसे फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट है, यही सब्जेक्ट है CVMR, इसके 45 लेक्चर्स है,
तो अगर मैं सुबह से लेकर शाम तक जो पर डे 6 लेक्चर्स लग रहे हैं या 4 लेक्चर्स लग रहे हैं, तो सबसे पहले चारों लेक्चर में या 6 के 6 लेक्चर में CBMR पढ़ाकर 8 दिन में या 9 दिन में या मैक्सिमम 10 दिन में सिलेबस कंप्लीट कर दूं, वो तो क्या कहलाएगी, मास्ड लर्निंग। और अगर मैं डेली एक क्लास लेता हूं और 3 से 4 महीने में 45, 46 या 50 दिन में मैं उस सिलेबस कंप्लीट कराता हूं, तो वो क्या कहलाती है, डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग कहलाती है। तो जब कंपनी अपना प्रोडक्ट को मार्केट में फर्स्ट टाइम लॉन्च करती है तो वो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उसे सीखें, लर्न करें, तो वो मास लर्निंग करती है। दिन में कई बार एडवर्टाइजमेंट देगी, कई मीडियम्स के थ्रू एडवर्टाइजमेंट देगी। लेकिन जब प्रोडक्ट इस्टेब्लिश्ड हो जाता है, ग्रोथ स्टेज या मैच्योरिटी स्टेज में होता है, तो जब मैच्योरिटी स्टेज में होता है तो कंपनी उसकी कभी कभी हफ्ते में 1 बार या 2 बार एडवर्टाइजमेंट करती है, तो वो क्या कहलाती है, डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग कहलाती है। तो ये फर्स्ट कनेक्शनिस्टिक थ्योरी कंप्लीट होती है। सेकंड है कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी का क्या मतलब होता है, ऐसा नहीं है कि हम सारी चीज़ें बिहेवियर स्टिमुलस रिस्पॉन्स की वजह से ही सीखते हैं। काफ़ी सारी चीज़ों को हम माइंड में इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर कर भी सीखते हैं। वो इन्फॉर्मेशन माइंड में स्टोर हो जाती है और जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है तो हम उसे रिकॉल कर लेते हैं। तो इसे हम कौन सी लर्निंग बोलते हैं, कॉग्निटिव लर्निंग बोलते हैं। तो जैसे कि हम काफ़ी सारे नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, तो उन एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन माइंड में स्टोर हो जाती है। जैसे कि आपने कोई आर्टिकल पढ़ा या आपने कोई ऑटोमोबाइल का शो देखा, उसमें आया था ग्लोबल एनकैप में टाटा की कारों को 5 स्टार रेटिंग मिली है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में स्टोर हो गई और जब आप गाड़ी परचेज कर रहे हो तो वहाँ से उस इन्फॉर्मेशन को रिकॉल कर सकते हो। तो आपको ये लर्निंग होगी कि गाड़ी खरीदते टाइम सेफ्टी रेटिंग को भी देखना चाहिए। तो कॉग्निटिव लर्निंग में जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या होती है, प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले जो कभी भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हमें हमारे सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू रिसीव होती है। तो अगर हम उसे ध्यान नहीं देते हैं तो सेंसरी ऑर्गन से ही फेडअप हो जाती है, और अगर हम उसे फिर ध्यान देते हैं तो वो सेंसरी मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है, जहाँ कुछ सेकंड से, कुछ मिनट से, कुछ घंटों से, कुछ दिनों, हफ्तों तक रह सकती है। तो हम उस इंफॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही रखने के लिए मेंटेनेंस रिहर्सल करते हैं, रिपीटेशन करते हैं, और जब हम उसकी डिटेल में कंटिन्यूसली रिहर्सल करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र हो जाती है, और जैसे ही हमको उस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है वहाँ से रिकॉल हो जाती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी की सेंसरी मेमोरी की तो कैपेसिटी 0 होती है, स्टोरेज कैपेसिटी। शॉर्ट टर्म मेमोरी की कैपेसिटी स्टोरेज स्मॉल होती है और इसमें ब्लॉक्स में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। तो जैसे जैसे हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन याद करेंगे पुरानी इन्फॉर्मेशन को भूल जाएंगे। और लॉन्ग टर्म मेमोरी की कैपेसिटी अनलिमिटेड होती है, इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो लेयर्स की फॉर्म में होती हैं और नई नई इन्फॉर्मेशन है वो अपर लेयर पर आती है और पुरानी इन्फॉर्मेशन लोअर लेवल पर चली जाती है। तो हमको उस लेयर से इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करने के लिए कई बार स्टिमुलस देने पड़ते हैं, और जहाँ से भी ये इन्फॉर्मेशन फेडअप हो गई हम उस इन्फॉर्मेशन को भूल जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट आई सेंसरी मेमोरी, सेकंड आई शॉर्ट टर्म मेमोरी, और थर्ड आती है इलोबरेटिव। शॉर्ट टर्म मेमोरी में इलोबरेटिव रिहर्सल और मेंटेनेंस रिहर्सल किया जाता है। मेंटेनेंस रिहर्सल इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही रखने के लिए किया जाता है, और इलोबरेटिव रिहर्सल शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में इंफॉर्मेशन को भेजने के लिए किया जाता है। तो रिहर्सल बहुत ज़रूरी है और इंफॉर्मेशन माइंड में स्टोर रहे, इसीलिए कंपनीज इंफॉर्मेशन की एनकोडिंग करती हैं सिंबल के थ्रू, लोगो के थ्रू, टैगलाइन के थ्रू, जिंगल्स के थ्रू, पंच लाइन के थ्रू। जैसे ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी इतनी बार इसे रिहर्सल किया है कि इसकी तुरंत LIC के साथ एनकोडिंग हो गई है। एशियन पेंट का गट्टू है, उसको देखते ही तुरंत है एशियन पेंट है, ब्रांड है, उसकी इमेज आ जाती है। तो ये सब क्या है, थम्स अप का सिंबल है, थम सिग्नल है थम्स अप के लिए, तो उसको देखते ही तुरंत थम्स अप है, वो कोल्ड ड्रिंक है, वो याद आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या हो चुकी हैं, लर्न हो चुकी हैं। तो रिटेंशन का मतलब क्या होता है, हम इंफॉर्मेशन को जितनी ज़्यादा बार रिपीट करेंगे वो इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में उतनी ही स्टोर रहेगी, रिटेन रहेगी। तो कस्टमर को इसीलिए कंपनी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन देती रहती हैं, जिससे कि वो इन्फॉर्मेशन उसे रिटेन रहे। फिर नेक्स्ट क्या है, रिट्राइवल। रिट्राइवल का मतलब क्या होता है, जब वो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है
तब माइंड से उस इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करना, इसे हम क्या बोलते हैं, रिट्राइवल बोलते हैं। जैसे आप कार की एडवर्टाइजमेंट देखते रहते हो तो कार की इंफॉर्मेशन, ब्रांड्स की इंफॉर्मेशन आपके माइंड में रिटेन है। अब जब आपको कार परचेज करने की ज़रूरत पड़ी तो आप उस इंफॉर्मेशन को वहाँ से रिकॉल कर रहे हो। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिट्राइवल बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो ब्रांड्स या जो प्रोडक्ट्स हमारे माइंड में सबसे पहले आते हैं, जिनकी लर्निंग हमें ज़्यादा है, उनके परचेज होने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। टूथपेस्ट बोलते ही ज़्यादातर कस्टमर्स के माइंड में रिट्राइव होता है कोलगेट का, इसीलिए कोलगेट की जो सेल है वो सबसे ज़्यादा होती है। कार बोलते, गाड़ी बोलते ही मारुति का रिट्राइवल होता है, इसी वजह से मारुति की गाड़ियों की सेल सबसे ज़्यादा है। अब लास्ट क्या आ जाती है, सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी का मतलब क्या है कि ह्यूमन बीइंग सोसाइटी में रहता है, तो वो सोसाइटी में इंटरेक्शन से दूसरे लोगों से भी सीखता है, या तो उनको ऑब्जर्व करता है या फिर डायरेक्ट एक्सपीरियंस लेता है। तो जो ऑब्जर्वेशन होती है वो तो सोशल लर्निंग होती है, और जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है वो कनेक्शनिस्टिक थ्योरीज होती हैं। जैसे कि हमारे पास कुछ रोल मॉडल्स होते हैं, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हों, टीचर्स हों, पीयर्स हों, कोई टेलीविज़न सेलिब्रिटी हो, फिल्म स्टार सेलिब्रिटी हो, हमारा बॉस हो, कोई पॉलिटिशियन हो, उससे हम चीज़ों को सीख रहे हैं तो क्या कहलाएगी, सोशल लर्निंग थ्योरी कहलाएगी। जैसे कि किसी ऑफिस में कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉई है, वो हमेशा अपने बॉस को देखता था कि वो टास्क टाइम पर कंप्लीट करते हैं, कभी छुट्टियां नहीं लेते और हमेशा टाइम से ऑफिस आते थे और उन्हें प्रमोशन मिल गया, तो वो अब उन्हीं को ही क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो ये चीज़ उसे लर्न हो चुकी है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सोशल लर्निंग थ्योरी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, वो विदाउट हेलमेट हाईवे पर जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया और उसके सिर में चोट लगी, लेकिन वो बच गया। लेकिन अगर हेलमेट लगा होता तो उसकी इतनी इंजरी नहीं होती, तो उसने चीज़ सीख ली। तो वो तो कनेक्शनिस्टिक थ्योरी है क्योंकि डायरेक्ट एक्सपीरियंस है। लेकिन उसके पीछे एक दूसरा पर्सन हो जा रहा था, उसने वो एक्सीडेंट लाइव देखा और उसे पता चल गया कि इसने हेलमेट नहीं पहन रखा था, इसी वजह से हेड इंजरी ज़्यादा हुई हैं। तो अब उसने खुद भी हेलमेट परचेज कर लिया और हेलमेट पहनकर ही वो हाईवे पर जा रहा है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सोशल लर्निंग थ्योरीज बोलते हैं। क्लियर है। तो सोशल लर्निंग थ्योरी में प्रोसेस क्या है कि मॉडल होता है और एक ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर वो जो लर्निंग करता है, मॉडल वो जिसके बिहेवियर को वो लर्न करना चाहता है। तो मॉडल के बिहेवियर को वॉच करेगा। जब कभी भी मॉडल होगा, चाहे वो उसका फ्रेंड हो, बॉस हो, सेलिब्रिटी हो, वो हमेशा उसे अटेंशन देगा और उसके बिहेवियर को रिमेंबर करेगा, और उसके बिहेवियर को फिर वो प्रैक्टिस करता जाएगा, प्रैक्टिस करेगा, और लोग उसकी बड़ाई करेंगे तो मोटिवेट होता जाएगा, और लास्ट में उसका बिहेवियर भी उस मॉडल के बिहेवियर जैसा हो जाएगा, यानी कि उसे लर्निंग हो गई है। तो सबसे फर्स्ट क्या है, अटेंशन टू द मॉडल। जैसे कि कोई फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है, कोई बॉय है, वो जॉन इब्राहिम जैसे फिजिक बनाना चाहता है, जॉन इब्राहिम उसका रोल मॉडल है। तो जब कभी भी जॉन इब्राहिम की कोई ऐड आती है, मूवी आती है, तो वो हमेशा उसे अटेंशन देता है। सेकंड क्या है, रिटेंशन ऑफ द डिटेल। ऐसा नहीं है कि जब जॉन इब्राहिम की मूवी आती है या ऐड आती है तभी उसको ध्यान जाता है। वो जब जॉन इब्राहिम नहीं भी उसके सामने टेलीविज़न पर होता है या न्यूज़पेपर उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती, वो अपने फ्रेंड सर्किल में डिस्कशन में भी जॉन इब्राहिम की बातें करता रहता है, तो यानी उसे वो रिटेन है। अब खाली जॉन इब्राहिम की बातें करने से उसकी जैसी बॉडी थोड़ी बन जाएगी। तो अब वो जिम जा रहा है, जिम जाकर वहाँ ट्रेनर से है वेट ट्रेनिंग की एक्सरसाइज सीख रहा है, मसल बिल्डिंग की एक्सरसाइज सीख रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मोटर रिप्रोडक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, मोटिवेशन। अब उसका जिम ट्रेनर उसे मोटिवेट करता है और कहता है कि तुम तो बिल्कुल जॉन इब्राहिम जैसे लग रहे हो। उसके जो फ्रेंड्स हैं वो उसको बोलते हैं कि यू आर लुकिंग लाइक जॉन इब्राहिम। तो ये चीज़ उसे मोटिवेशन मिल रहा है, उसे और अच्छी बॉडी बनाने की और अच्छी मसल्स बनाने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो उस बिहेवियर को आगे क्या करता रहेगा, कंटिन्यू करता रहेगा। अब नेक्स्ट क्या है, सोशल लर्निंग का बिहेवियर पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सोशल लर्निंग के थ्रू हम नए नए बिहेवियर को सीखते हैं। सोशल लर्निंग के थ्रू जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमारा जो पुराना बिहेवियर है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। जैसे कि किसी ने देखा कि सामने वाले ने हेलमेट नहीं लगा रखा था, तो उसका भी बिहेवियर ये था कि वो हेलमेट नहीं लगाता था, वो डिक्रीज हो गया और उसने हेलमेट लगाना स्टार्ट कर दिया। या वो कभी कभी हेलमेट लगाता था, कभी नहीं लगाता था, तो अब उसने उस बिहेवियर की जो हेलमेट लगाने की फ्रिक्वेंसी उसे इंक्रीज कर दी। नेक्स्ट क्या है, कैन इनकरेज प्रीवियसली फॉरबिडन बिहेवियर। कई बार है
कोई पहले बिहेवियर शो करता था, जैसे कि कोई बहुत अच्छा गाना गाता था लेकिन उसने गाना गाना छोड़ दिया। अब उसने एक देखा एक रियलिटी शो में एक सीनियर पर्सन है, उसने पार्टिसिपेट किया और वो ट्रॉफी जीत कर ले गया, तो अभी भी वो बिहेवियर वैसा शो कर सकता है, वो भी रियलिटी स्टेज जो शो है उनमें पार्टिसिपेट कर सकता है। और नेक्स्ट क्या है, कैन इंक्रीज और डिक्रीज सिमिलर बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, ऑब्जर्विंग ए मॉडल एक्सेलिंग इन पियानो प्लेइंग में इनकरेज एंड ऑब्जर्व टू एक्सेल इन प्लेइंग द सैक्सोफोन। कि सिमिलर बिहेवियर भी कर सकता है, जैसे कि कोई जिम जाता था, आपने वो देखा वो फिट है, तो जरूरी नहीं कि आप जिम जाओ, आप योगा क्लासेस भी जा सकते हो। किसी ने देखा कि वो पर्सन है स्पोर्ट्स खेलता है, बैडमिंटन खेलता है और बहुत फिट रहता है, तो आप भी उसका देखा देखो स्पोर्ट्स खेलने लगे लेकिन आप टेबल टेनिस खेल रहे हो, तो ये भी किसकी वजह से होता है, सोशल लर्निंग थ्योरी की वजह से होता है। तो इसी के साथ ही आपका ये लेक्चर है ये कंप्लीट होता है, जिसमें हमने लर्निंग और क्या कंज्यूमर बिहेवियर है उस पर लर्निंग का इम्पैक्ट पड़ता है उसे डिटेल से डिस्कस किया है। थैंक यू वेरी मच।